नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, वाणिज्य शिक्षक कक्षा 9 वाणिज्य विषय के दोहरा लेखा प्रणाली के तात्विक सिद्धांत एवं व्यवहार को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। आज हम लोग सबसे पहले पूर्व ज्ञान का अवलोकन करेंगे, अर्थात इस अध्याय से पूर्व के अध्याय में हमने क्या सीखा था। इसके बाद में हम दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म, अर्थ, परिभाषाएं तथा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत, और उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के गुण, दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, दोहरा लेखा प्रणाली के विभाग। अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। आरंभ करते हैं पूर्व ज्ञान का अवलोकन। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब आपको वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दुकान के पास जाते हैं, वस्तुएं सामान खरीदते हैं। आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं वे नगद या उधार दोनों अवस्था में हो सकती हैं, लेकिन व्यापारी को व्यापार में होने वाले प्रत्येक लेन देन का लेखा अपनी पुस्तकों में कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी लेन देन होते हैं वह उनको याद नहीं रख सकता है। तो याद रखने के लिए जरूरी है कि वह अपनी पुस्तकों में लिखे। लेकिन लिखने का जो कार्य है वो किस प्रकार करे। आप देख सकते हैं कि लेखांकन की बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, पूरे विश्व में प्रचलित प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। अब हम दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म के बारे में चर्चा करते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। वर्तमान में बही खाते की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रचलित, सरल एवं वैज्ञानिक प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। इस प्रणाली के जन्मदाता ल्यूकस पैसोली माने जाते हैं। इन्होंने 1494 में एक किताब लिखी थी, डी कंप्यूसेट एट स्केप्चरिस। इस किताब में सबसे पहले इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया था और इस प्रणाली को आरंभ किया। अपने गुणों और विशेषताओं के कारण यह प्रणाली बहुत ही प्रचलित है, महत्वपूर्ण है। छोटे व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कोई भी हो, अपना हिसाब किताब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही रखता है। प्यारे बच्चों, इस प्रणाली के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की एक ऐसी प्रणाली है और वह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। कोई भी लेन देन होगा उसके दो पहलू होंगे। अब नियमानुसार सबसे पहले हम उन दोनों पहलुओं को पहचानते हैं कि लेन देन से कौन कौन से पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से एक पक्ष को ऋणी किया जाता है और दूसरे पक्ष को धनी किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपए मोहन को दिए। जब 500 रुपए मोहन को दिए तो यहां दो बातें हो रही हैं। एक तो मोहन के द्वारा रोकड़ को प्राप्त करना, यानी कि मोहन है वो 500 रुपए की रोकड़ को प्राप्त कर रहा है। वहीं दूसरी ओर 500 रुपए दिया जाना, 500 रुपए रोकड़ जा रही है, व्यवसाय से रोकड़ का फ्लो हो रहा है बाहर की ओर, रोकड़ बाहर जा रही है। तो यहां पर दो खाते प्रभावित हुए। एक तो रोकड़ प्रभावित हुई है, दूसरी यहां पर मोहन जो कि रोकड़ को पाने वाला है वो प्रभावित हुआ। तो
कुछ नियम एवं सिद्धांत के आधार पर एक खाते को ऋणी किया जाएगा, दूसरे खाते को धनी किया जाएगा। अगर हम विद्वान की परिभाषाओं की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि J.R. वाटलीवाय के शब्दों में प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ में बताया कि प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, वे दोनों खातों को विभिन्न दशाओं में प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि प्रत्येक व्यवहार का लेखा करना है तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट करें और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाए। प्रत्येक लेन देन के दोनों प्रभाव को लिखने के कारण ही इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। अब चर्चा करते हैं वीजी विक्री के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार में प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी किया जाता है, जबकि देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और धनी का ऋणी होता है। ये बात हम आगे समझेंगे कि कैसे प्रत्येक ऋणी का धनी होगा, धनी का ऋणी होगा। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली इसकी विशेषता है दोनों पक्षों पर प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के जो दोनों पक्ष होते हैं वे प्रभावित होते हैं, उन पर दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। एक पक्ष ऋणी पक्ष की ओर होता है, दूसरा पक्ष धनी पक्ष की ओर। यदि एक रूप का ही लेखा किया जाए, मान लीजिए हम चाहते हैं हम दोनों पक्षों में लेखा ना करके एक पक्ष में ही लेखा करें, हमारे जो खाते होंगे वो लेखे जो होंगे वो वास्तविक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लेखा करते हैं तो हमारे खाते पूर्ण रूप से सही और सही परिणाम देने वाले होंगे। दूसरा है ऋणी एवं धनी दोनों पक्षों का योग समान होना। इस प्रणाली के अंतर्गत ऋणी पक्ष की समस्त राशियों का योग धनी पक्ष की समस्त राशियों के योग के बराबर होना चाहिए। यह कार्य तलपट बनाकर किया जाता है, जो अन्य प्रणालियों में संभव नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, हम इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से समझना होगा कि सबसे पहले जनरल में प्रविष्टियां करते हैं। प्रविष्टियां करने के बाद में उनकी लेजर की पोस्टिंग करते हैं, लेजर तैयार करते हैं और लेजर तैयार करने के बाद में उनका योग अथवा शेष ज्ञात करते हैं। योग तो ज्ञात करते ही हैं, साथ में उनका शेष भी ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे लेखांकन रखने की प्रक्रिया है उस हिसाब से उनका योग एवं शेष ज्ञात करेंगे। योग एवं शेष ज्ञात करने के पश्चात में उन शेषों को एक सूचीबद्ध कर लिया जाएगा, जिसको नाम दे दिया जाएगा तलपट। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग आपस में मिल जाता है तो यह मान लिया जाता है कि हमारे द्वारा जो लेखांकन का कार्य किया जा रहा है वह सही है। निश्चित नियमों का पालन। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यापारिक सौदे के ऋणी तथा धनी दोनों रूपों का लेखा कुछ निश्चित नियमों एवं सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ऐसे कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हम खातों को ऋणी तथा धनी करते हैं। तो संक्षिप्त तो हम कह सकते हैं कि खातों को ऋणी धनी करने के लिए खातों को तीन भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। इस प्रणाली में कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही लेखा किया जाता है। अब विज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत के आधार पर कार्य करना ही वैज्ञानिक कार्य कहलाता है। यानी कुछ एक निश्चित नियम होंगे, कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे जिनके आधार पर हम काम करेंगे तो वह कार्य हमारा वैज्ञानिक होता है। तो ये प्रणाली हमारी वैज्ञानिक इस वजह से है क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नियम है और निश्चित सिद्धांत है और सभी जगह सर्वमान्य है। क्रमबद्ध लेखा। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त लेन देन एक क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले रोजनामचा तैयार करना, खाता बही में लेखा करना,
खातों के शेष निकालकर तलपट तैयार करना, तलपट तैयार करने के बाद में अंतिम खाते तैयार कर लेना। इसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। यानी कि इस प्रणाली में जो वैयक्तिक पक्ष है, व्यक्तिगत वाले में है, और अवैयक्तिक यानी कि वास्तविक और नाम मात्र के दोनों प्रकार के जो खाते होते हैं उन सबका लेखा इस प्रणाली में किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इनका जो मूलभूत सिद्धांत, दो सिद्धांत उसके मुख्य माने गए हैं। एक निश्चित अवधि में, ये देखिए, एक निश्चित अवधि में अर्जित वास्तविक लाभ या हानि का निर्धारण करना, ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत इसका है, किसी संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति को एक निश्चित तिथि पर स्पष्ट करना कि हमारे व्यवसाय की वास्तविक स्थिति क्या है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत एवं प्रयोग का विकास हुआ है। ये दो मुख्य सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के कारण हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम हुआ। अब कौन कौन चीजें हम इसमें फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक लेन देन जितने भी होते हैं, हर लेन देन के दो पक्ष होंगे। एक पाने वाला होगा या दूसरा देने वाला होगा, या कोई वस्तु आएगी या फिर वस्तु व्यवसाय के बाहर जाएगी। अतः प्रत्येक लेन देन का इससे संबंधित दोनों पक्षों का लेखा पुस्तकों में दो विभिन्न खातों में समान धनराशि से विपरीत पक्ष में किया जाता है। तो ये हमने संक्षिप्त में आपको बताया कि क्या क्या इसमें हम फॉलो करेंगे। इसके बाद में एक उदाहरण द्वारा हम इस समझने का प्रयास करते हैं कि आ ने बा को 600 रुपए का माल बेचा, तो इसमें कौन कौन से पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एक तो अगर हम आके यहां लेखा करते हैं तो देखते हैं आ ने बेचा है, तो यह है कि एक तो आप बा प्रभावित हो रहा है क्योंकि माल पाने वाला बा है, तो हम कहेंगे बा को हम ऋणी करेंगे। और व्यवसाय के बाहर माल जा रहा है तो माल के लिए हम धनी करेंगे। माल को हम विक्रय के नाम से परिभाषित करेंगे, तो हम विक्रय को धनी कर देंगे। वहीं अगर चर्चा करें बाकी दृष्टिकोण में, देखें बाकी पुस्तकों में हम क्या प्रविष्टियां करेंगे, तो बा ने क्या किया है, माल खरीदा है, तो बा के यहां माल पहुंचा है और जो वस्तु व्यवसाय में आती है तो उसके नियम के आधार पर बा माल को ऋणी करेगा, अर्थात खरीदा है तो क्रय को ऋणी करेगा। और देने वाला उसके लिए कौन है, आ को वो धनी कर देगा। तो हम यहां स्पष्ट कर सकते हैं कि दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, दोनों पक्षों में हम उनको ऋणी तथा धनी कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। राम ने मोहन से 100 रुपए का उधार माल खरीदा। अब राम ने माल खरीदा है तो राम के पास माल आया है, जो चीज आती है ऋणी करते हैं, तो क्रय हमारा ऋणी हो जाएगा, क्रय खाता ऋणी हो जाएगा। अब माल को देने वाला कौन है, मोहन है, मोहन ने दिया है, तो मोहन को हम धनी कर देंगे। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रवि के 5000 रुपए वेतन के चुकाए। अब रवि को हमने 5000 रुपए वेतन के दिए हैं, तो वेतन एक खर्चा हो गया। वेतन क्या है, हमारा खर्चा हो गया, और सारे खर्चे ऋणी होते हैं, इसलिए वेतन को हम ऋणी कर देंगे। इसमें रवि प्रभावित ना होकर के वेतन प्रभावित हो रहा है, और वेतन के साथ में प्रभावित हो रहा है कैश, रोकड़। तब हम क्या करेंगे, वेतन को ऋणी कर देंगे और रोकड़ को धनी कर देंगे। तरीका हम आगे वाले अध्याय में आपको बताएंगे, किस तरीके से ऋणी करना है, किस तरीके से धनी करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से फॉर्मेट बनाकर कार्य करना है। ये हम लोग अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। अभी मात्र हम लोग उनके पक्ष बनाना सीख रहे हैं कि कौन कौन से पक्ष बनेंगे, कौन कौन से पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। फर्नीचर खरीदा, तो देखो एक तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर का आना या जाना दिखाई देगा हमारे लिए, तो एक फर्नीचर एक हमारा पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हो गया रोकड़। रोकड़ हमारे व्यवसाय में फर्नीचर खरीदने पर जाएगी बाहर, ठीक है, तो एक रोकड़ प्रभावित हो गई और फर्नीचर पर प्रभावित हुआ। अब फर्नीचर जब हमारे यहां आ रहा है, जो चीज वस्तु आती है ऋणी करते हैं, तो फर्नीचर को हम ऋणी कर देंगे। वहीं रोकड़ व्यवसाय के बाहर जा रही है, रोकड़ को धनी करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में बात आती है खातों का वर्गीकरण। हमने दोनों पक्षों का लेखा, दोनों पक्षों को पहचान लिया, कौन कौन से दो पक्ष बनेंगे, इस बात को हमने पहचान लिया। पहचानने के बाद हम करते हैं खातों का वर्गीकरण।
दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक लेन देन से संबंधित दोनों खातों को ऋणी तथा धनी करने के लिए खातों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 भागों में बांट देते हैं। वो 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं? एक हमारा व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता या संपत्ति खाता कह सकते हैं, और तीसरा हमारा अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। यानी खातों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। प्रत्येक लेन देन जो जितने भी व्यवसाय में लेन देन होंगे वो सारे के सारे लेन देन हमारे इन 3 भागों में विभाजित हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते में चले जाएंगे, वास्तविक में हो जाएंगे और नाम मात्र में हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लेखांकन की प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास किया गया। लेखांकन की प्रक्रिया में हमारी प्रक्रिया शुरू होती है जर्नल से। सबसे पहले जो हमने खाते आइडेंटिफाई किए थे, पहचाने थे, उन खातों को जर्नल में प्रविष्टि करेंगे, लेखा करेंगे उनका। जर्नल में प्रविष्टि करने के बाद में हम खाता बही तैयार करेंगे। यानी कि ये यहां हमने पहचाना, आइडेंटिफाइंग या क्लासिफाइंग, वर्गीकरण कर दिया हमने। वर्गीकरण करने के बाद में या समराइजिंग, उसकी हमने सभी निकाल दी, उसको नाम दे दिया तलपट। तो ये था हमारा आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो यहां समराइज करने के लिए हमने तलपट तैयार कर लिया। तलपट तैयार करने के बाद में हम सीधे अंतिम खाते बनाने के लिए आ गए, और अंतिम खातों में ये 3 खाते तैयार किए हमने, व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया। लाभानी खाता व्यापार में होने वाले शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि की गणना करने के लिए तैयार किया गया। आर्थिक चिट्ठा दोनों संपत्ति और दायित्व के संतुलन के लिए, दोनों की व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार किया गया। अंत में आर्थिक चिट्ठा बनाने पर इसके संपत्ति और दायित्व दोनों पक्षों का योग आपस में अगर बराबर हो जाता है तो मान लिया जाता है कि हमारे द्वारा जो लेखांकन का कार्य किया गया है वह पूर्ण है, सही है, शुद्ध है, सर्वमान्य है। आगे बढ़ते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया, जैसा कि अभी हमने आपको इसको बताया, इसको पुनः हम एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक लेखे। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का तिथिवार क्रमानुसार विभिन्न बहियों में लेखा किया जाना प्रारंभिक लेखा किया जाता है। जिन बहियों में ये प्रारंभिक लेखे किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक लेखे की बहियां। एक तो जनरल में पोस्टिंग कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा व्यवसाय किस प्रकार का है। अगर छोटा व्यवसाय है तो वहां हम सीधे सीधे जनरल में प्रविष्टियां करते हैं, अलग से हमें बहियां बनाने की, बुक बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यदि व्यवसाय हमारा बड़ा है तो हम अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ ट्रांजेक्शन हमारे जनरल में पोस्टिंग करेंगे तो काफ़ी समय खर्च होगा, और उस दशा में हमें जो प्रारंभिक लेखे की सहायक बहियां हैं, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, ये और रोकड़ पुस्तक, ये जो मुख्य बहियां हैं हम सीधे सीधे इन्हीं में लेखे करते चले जाते हैं। तिथिवार उनमें तिथिवार क्रमानुसार इन बहियों में भी लेखे कर सकते हैं। प्रारंभिक लेखे में बहिया करने के बाद में बात आती है खाता बही में खतौनी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रोज नामचा या जर्नल उसकी सहायक बहियों में समस्त लेन देन तिथिवार लिखे जाते हैं। इसलिए किसी एक खाते से संबंधित समस्त लेन देन रोज नामचा से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। इस कार्य के लिए एक पृथक पुस्तक रखी जाती है जिसे खाता बही कहा जाता है। जर्नल में किए गए लेखों को अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है जिसे खतौनी कहते हैं। जितने भी हमारे लेन देन हुए उन लेन देनों को, चाहे हमने लेजर में पोस्टिंग की, चाहे हमने उनकी जो प्रारंभिक पुस्तकें थीं उनमें हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ से हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके अगर हम मान लीजिए एक दिन में हमारे 100 लेन देन होते हैं तो साल भर में हमारे कितने लेन देन हो गए? 3,65,000 लेन देन हो गए। अब 3,65,000 लेन देन में किसी लेन देन को ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर हम जनरल एंट्री देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा समय इसी बात में खर्च होगा कि हमने कहाँ और कैसे उस लेन किया था। तो उस दशा में हम अगर उनकी लेजर तैयार कर लेते हैं तो लेजर में तुरंत हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अमुक लेन देन क्या था, कैसे था, किसको था। आसानी से हम लोग
उस संबंधित लेजर की जानकारी, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रय से संबंधित है, क्रय की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय संबंधित है तो विक्रय की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में बात आती है अंतिम खाते। अंतिम खाते व्यापार के लाभ हानि का पता लगाने के लिए हम लोग व्यापार खाता और लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, और व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। समस्त लेन देनों का पूर्ण ज्ञान। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि जितने भी हमारे लेन देन हो रहे हैं उनकी पूर्ण जानकारी हमें दोहरा लेखा प्रणाली से आसानी से प्राप्त हो जाती है। देनदार कितने हैं, लेनदार कितने हैं, हमारी आय कितनी है, व्यय कितने हैं, क्रय कितना था, कितना माल हमने बेचा, दायित्व कितने हैं, संपत्तियां कितनी, ये पूरी जितनी भी जानकारी है वो हमको क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। समय तथा श्रम की बचत। इस प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकें रखने से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। यानी कि अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है, ढूंढना है, तो उसके लिए हमें अधिक समय तथा श्रम बर्बाद नहीं करना होगा। अगला है अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान। पुष्पालन में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां होने पर सरलता से ज्ञात करके उनका समायोजन किया जाता है। अर्थात पुष्पालन का कार्य करते समय किसी भी प्रकार की अगर अशुद्धि हो जाती है तो दोहरा लेखा प्रणाली में उस अशुद्धि को ढूंढना बहुत ही आसान कार्य होता है। खातों की गढ़ संबंधी शुद्धता की जांच। तो हम तलपट बना करके, यानी कि सबसे पहले जर्नल, लेजर, फिर तलपट बना करके हम खातों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षों का योग, तलपट के दोनों पक्षों का योग आपस में मिल जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखांकन का कार्य किया गया है, हमारे द्वारा जो तलपट तैयार किया गया है, वह शुद्ध है और गढ़ती शुद्धता का प्रमाण है। लावानी का ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए लेखों से व्यापारी व्यापार खाता बना सकल लाभ या हानि तथा लावानी खाता बनाकर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि और आर्थिक चिट्ठा बना करके वह व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जालसाजी या धोखेबाजी से सुरक्षा। यह प्रणाली छल कपट करने की संभावनाओं को कम करके अनियमितताओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करती है। लोचदार प्रणाली। यह प्रणाली लोचदार होती है। आवश्यकता अनुसार इस प्रणाली को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली। यह प्रणाली वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों पर कार्य करने के कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है। तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न वर्षों के खातों का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापारी सकल लाभ अथवा शुद्ध लाभ में होने वाली कमी अथवा वृद्धि को ज्ञात कर सकता है, पता लगा सकता है कि उसके सकल लाभ या शुद्ध लाभ में कुल कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है। अनुमानित एवं वास्तविक लाभ के अंतर की जांच। व्यापारी एक अनुमान लगाता है कि हमें साल में इतना लाभ होगा, और जो वास्तव में लाभ होता है उनके बीच जो अंतर होता है, कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी दोहरा लेखा प्रणाली बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है। कर्मचारियों को लाभ। इस प्रणाली से कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि, कुशलता के आधार पर कार्यों का विभाजन, योग्यता के अनुसार श्रमिक निर्धारण आदि। अब बात आती है इस प्रणाली के कुछ दोष हैं, कमियां हैं। तो हम कह सकते हैं बड़े पैमाने के व्यापार के लिए उपयुक्त दोहरा लेखा प्रणाली बड़े पैमाने के जो व्यापार होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। छोटे व्यापारी के लिए यह बहुत खर्चीली पद्धति हो जाती है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। दोहरा लेखा प्रणाली के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित व्यक्ति ही लेखांकन का कार्य कर सकता है, हर साधारण व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है। मितव्ययता का अभाव। यह प्रणाली बहुत खर्चीली होती है, इसलिए इसमें मितव्ययता का अभाव पाया जाता है। नियंत्रण संबंधी कठिनाई। इस प्रणाली में अशिक्षित तथा साधारण ज्ञान वाला व्यापारी अपने मुनीम लिपिकों या लेखापाल आदि की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल होता है और टेक्निकल पर नजर रखना के लिए आपको स्वयं जानकारी होना आवश्यक होगी। अशुद्धियों का ज्ञान। यदि कोई सिद्धांत संबंधी त्रुटि हो जाती है तो इस प्रणाली में उसको पता लगाना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर हो जाएगा। व्यवहारों का लेखा ना होने के दोष।
यदि कोई व्यवहार हमारा छूट जाता है, उसका लेखा नहीं हो पाता है, तो उसका पता लगाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उस कार्य को अंकेक्षक ही कुशलता के साथ में कर सकता है। इस अध्याय में आपने सीखा दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ। संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म ल्यूकस पैसोली के द्वारा हुआ किया 1494 में। एक पुस्तक लिखी गई डी कंप्लीसेंट स्क्रिप्चर्स, जिसके आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम माना जाता है। अर्थ जाना, परिभाषाएं जानी, विशेषता जानी और दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जाना। दोहरा लेखा प्रणाली के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया और दोहरा लेखा प्रणाली के दोष और प्रणाली के विभाग में वही हमने आपको बताया, जनरल, लेजर, तलपट, अंतिम खाते। और प्यारे बच्चों, अगले अध्याय में हम सीखेंगे रोजनामचा की प्रविष्टि किस पर की जाए, ये हम जानेंगे। आपके लिए ये गृह कार्य है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और अपने कक्षा विषयाध्यापक को जांच करवाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कब और किसने किया। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के कितने पक्षकार होते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।